जम्मू आ गए, दिल्ली आ गए, अलग अलग जगह पे आ गए, और अभी सरकार उनको करेगी प्रिजन सेटल। मेरी बात समझ गए? क्या सबके साथ मर्डर हो जाता है? क्या सारी बहुएं जला के मार दी जाती? हेलो, वेलकम टू पाहुजा लॉ अकेडमी। बेटा, लास्ट टाइम हमने चर्चा की थी समास को लेकर, तो वही हम समास टॉपिक को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। तो लास्ट टाइम बेटा हमने समास को लेकर चर्चाएं की थी, और समास में एक समास हमने आपको पढ़ाया था जिसका नाम था बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास। तो इस बहुव्रीहि समास को हम कंप्लीट किए थे, तो इसको एक बार हम पुनः आपको अभ्यास कराते हैं। जैसे कि एक समास में बेटा दो पद होते हैं, एक पूर्व पद होता है और एक हमारा उत्तरा पद होता है। पूर्व पद किसे कहा जाता है? जो प्रथम पद होता है उसे पूर्व पद कहा जाता है, जो अंतिम पद होता है उसे उत्तरा पद कहा जाता है। पूर्व पद और अंतिम पद, इन दोनों के बीच में क्या आता है? यानी परसर्ग आता है। तो समास में भेद कितना होता है? समास में 6 भेद होता है। सबसे पहले तत्पुरुष समास होता है, उसके बाद अव्ययभाव समास होता है, उसके बाद द्वंद्व समास होता है, उसके बाद हमारा बहुव्रीहि समास होता है। हमारा जो तत्पुरुष समास होता है ये 2 पार्ट में विभक्त होता है, कर्मधारय समास होता है और द्विगु समास होता है। तो इन 6 समास में हम बेटा बहुव्रीहि समास को लेकर हमने चर्चा की थी। जो बहुव्रीहि समास है इसमें क्या होता है? इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, बल्कि एक तीसरे पद की ओर इशारा करते हैं। इसके हमने आपको कुछ एग्जाम्पल भी दिए थे, जैसे कि पंचानन हो गया, दशानन हो गया, लंबोदर हो गया, लंबो उधर हो गया, चंद्रमौली हो गया, चंद्रपानी हो गया, गिरिधर हो गया, यानी वीणा वाणी हो गया, पीताम्बर हो गया। तो इस तरीके के हमने आपसे कुछ चर्चाएं की थी। तो आपको वही हम समास के एक टॉपिक को लेकर और आगे बढ़ रहे हैं। जैसे 6 समास थे, तो समास में हम दूसरा टॉपिक अब लेके चल रहे हैं। वो दूसरा टॉपिक बेटा कौन सा लेकर चल रहे हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो फर्स्ट टॉपिक हमने आपको कौन सा कराया? बहुव्रीहि समास। तो बहुव्रीहि समास में बेटा हम बताए, अब लेकर चल रहे हैं हम आपके बीच में द्वंद्व समास। जो ये द्वंद्व समास है, यहां से आपके एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि बेटा बहुव्रीहि समास से भी एग्जाम में क्वेश्चन आने की बहुत अधिक उम्मीद होती है, सेम वैसे ही द्वंद्व समास से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। आप द्वंद्व समास की बेटा यदि बहुव्रीहि समास से यदि कंपैरिजन करते हैं, तो समास में बेटा 2 पद बताया मैंने आपको। एक कौन सा पद होता है हमारा बेटा? एक होता है हमारा पूर्व पद, एक कौन सा होता है हमारा? उत्तरा पद। उत्तरा पद। तो यहां जो बहुव्रीहि समास होता है इसमें ना पूर्व पद प्रधान होता है ना उत्तरा पद प्रधान होता है, बल्कि एक अन्य पद की ओर क्या होता है? इशारा होता है। जैसे नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात कौन? भगवान शिव, यानी तीसरे पद की ओर इशारा होता है। सेम वैसे जो द्वंद्व समास है हमारा, द्वंद्व समास में यानी हमारा कितना पद होता है? 2 पद होता है। प्रथम पद को यानी पूर्व पद कहा जाता है, और अंतिम पद को बेटा यानी उत्तरा पद बोलते हैं। जो अंतिम पद होता है उसे क्या बोलते हैं हम? उत्तरा पद बोलते हैं। तो यहां पर क्या होता है बेटा? यहां पूर्व पद और जो उत्तरा पद है, यहां दोनों पदों की प्रधानता होती है। दोनों जो पद होते हैं वो कैसे होते हैं बेटा? वो प्रधान होते हैं। तो यहां से एक बेसिक कॉमन अंतर तो आपको ये पता चल गया, जो बहुव्रीहि समास होता है वहां एक भी पद प्रधान नहीं होता है, बल्कि तीसरे की ओर इशारा जाता है। और जो ये हमारा द्वंद्व समास होता है, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। यदि एक को भी हटा दिया जाता है तो दूसरे जो पद है उसका महत्व कम हो जाता है। तो यहां पर द्वंद्व समास में क्या है? दोनों पद प्रधान होते हैं। बहुव्रीहि समास में क्या होता है? कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। तो डायरेक्ट कभी कभी एग्जाम्पल के तौर पर आपसे पूछ लेता है, निम्नलिखित में से वह कौन सा समास है जिनमें से दोनों पद की प्रधानता होती है? तो द्वंद्व समास है। एग्जाम कभी कभी इस तरीके के क्वेश्चंस डाल देता है, निम्नलिखित में से कौन सा पद है, निम्नलिखित में से कौन सा समास ऐसा है जिसमें कोई भी पद की प्रधानता नहीं होती है? तो वो बेटा कौन सा है? तो वो बहुव्रीहि समास है। तो जैसे बेटा हम द्वंद्व समास को लेकर आपसे बात कर रहे हैं, तो द्वंद्व समास में क्या होता है? पूर्व पद उत्तरा पद, जब द्वंद्व समास का विग्रह किया जाता है तो विग्रह करते समय इसमें और अथवा या, ये 3 शब्द हैं बेटा। इन 3 शब्दों से क्या होता है? यानी इसका विग्रह होता है। जब द्वंद्व समास को हम समास विग्रह में परिवर्तन करते हैं, जब उसका समास विग्रह करते हैं, तो उनके बीच में और अथवा या का प्रयोग करते हैं। तो सेम वही बेटा हम लेकर आपको आगे बढ़ रहे हैं कुछ एग्जांपल के साथ। टॉपिक आपका समास है, और समास में बेटा टॉपिक जो है वो कौन सा है आपका? यानी द्वंद्व समास। तो द्वंद्व जो समास है बेटा, द्वंद्व समास में इसमें आपको मैं बताया कि दोनों पद प्रधान होते हैं। इसमें दोनों पदों की प्रधानता होती है,
दोनों पद प्रधान होते हैं। और इसी के साथ बेटा इसमें क्या होता है, यानी जब समास विग्रह करते हैं, समास विग्रह, तो समास विग्रह करते समय इसमें क्या होता है, इसमें तीन शब्द यानी और का इस्तेमाल किया जाता है, या का इस्तेमाल किया जाता है, यानी अथवा का इस्तेमाल किया जाता है। समास विग्रह करते समय इन तीन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ये बातें बेटा क्लियर हो गई। तो वैसे आपको पता होना चाहिए बेटा, यदि आपको समास विग्रह करना है, किसका करना है, जैसे कि एक शब्द है बेटा माता पिता, एक शब्द हो गया बेटा माता और यानी पिता, तो माता पिता, तो माता पिता का यदि हम क्या करते हैं, समास विग्रह करते हैं, तो क्या बन जाएगा बेटा, माता और पिता, माता और यानी पिता। बेटा पिता के बिना माता का अस्तित्व अधूरा रहता है, माता के बिना पिता का अस्तित्व अधूरा रहता है। आपको पता है कि जीवन में माता और पिता दोनों की ही बहुत यानी महत्वता है, यानी दोनों ही इस यहाँ क्या है, बहुत महत्व है। तो यहाँ पर दोनों पद प्रधान है। और एक विशेष खास बात यह है बेटा, जो द्वंद्व समास है, द्वंद्व समास जैसे माता पिता बोला मैंने, एक शब्द बोला बेटा रात और दिन, सॉरी मैंने एक दूसरा शब्द क्या बोला बेटा, रात दिन। तो ये जो रात दिन बोला, इसका समास विग्रह करता हूं तो क्या हो जाएगा, रात और दिन। तो आप यहां देख रहे होंगे बेटा, तो यहां मैं यानी इन दो शब्दों के बीच में एक चिन्ह का इस्तेमाल कर रहा हूं, यहां पर भी इन दो शब्दों के बीच में एक चिन्ह का इस्तेमाल कर रहा हूं। तो आपको पता होना चाहिए बेटा मैं इस कौन से चिन्ह का इस्तेमाल कर रहा हूं और इसको क्या बोलते हैं। इसको बोलते हैं बेटा योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, इसको क्या बोला जाता है, योजक चिन्ह बोला जाता है। तो द्वंद्व समास की एक पहचान है कि जब द्वंद्व समास का एग्जाम्पल दिया होगा तो द्वंद्व समास के बीच में क्या योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया होगा। लेकिन बेटा इसके कुछ एक्सेप्शंस भी निकल कर आते हैं, हम उन एक्सेप्शंस को भी लेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ शब्द ले लेते हैं। जैसे बेटा एक माता पिता हो गया, आपको पता चला कि एक माता पिता है, एक रात दिन है। तो इसी तरीके के आपके बहुत एग्जाम्पल है। एक पाप और पुण्य आ जाएगा, पाप यानी पुण्य। तो इसको कैसे कर सकते हैं, समास विग्रह करेंगे तो इसमें क्या बनाना पड़ेगा आपको, यानी पाप और पुण्य। ये बात बेटा क्लियर हो गई। तो यहां इसी तरीके से आप समस्त एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं, रात दिन हो गया, सुख दुख हो गया, राधा कृष्ण हो गया, जीवन मृत्यु हो गया, नर नारी हो गया, भूत प्रेत हो गया, लेन देन हो गया, गौरी शंकर हो गया, 150 हो गया। तो ये तमाम इस तरीके के एग्जाम्पल आप यहां ले सकते हैं। परंतु इनसे अलग कुछ एग्जाम्पल, जैसे कि बेटा एक हो गया यानी देवासुर, एक एग्जाम्पल है बेटा देवासुर। इसमें योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया, तो आपको पता होना चाहिए कि देवासुर में कौन सा एग्जाम्पल, क्योंकि आप द्वंद्व समास की पहचान के लिए योजक चिन्ह का इस्तेमाल करेंगे, परंतु कुछ शब्द ऐसे होते हैं जहां पर योजक चिन्ह नहीं दिया होता है। यहां पर योजक चिन्ह नहीं दिया हुआ है देवासुर में, तो इसका मतलब क्या है, तो ये यहां द्वंद्व समास है। तो इसका यदि समास विग्रह करते हैं तो वो क्या आ जाएगा, देव और असुर। ये बात बेटा क्लियर होगी। एक होता है बेटा ऐसी एक हरि हर, तो ये क्या हो जाएगा, हरि और यानी हर। ये बात क्लियर हो गई। तो एक बेटा आता है, जैसे कि मैं बात करूं, तन मन और धन। ये तीन शब्द हम सोचते हैं कि समास में तो दो शब्द होते हैं, एक पूर्व पद होता है, एक अंतिम पद होता है। लेकिन बेटा ये नहीं भूलना है कि तन मन धन में कौन सा समास है बेटा, इसमें भी हमारा द्वंद्व समास है। और जब तन मन धन का समास विग्रह करना होता है तो तन मन और धन, तन मन और धन, तो इसका जब समास विग्रह करना होगा तो आपको लिखना होगा तन मन और धन। ये बातें क्लियर हो गई। तो आपको पता होना चाहिए बेटा कि देवासुर में कौन सा समास है, हरिहर में कौन सा समास है, तन मन धन में कौन सा समास है। एक बेटा अर्थ है, यानी एक शब्द और है, वो बहुत एग्जाम में आता है, यानी धर्मा धर्म। ये पूछा जाता है इसमें कौन सा समास है बेटा, तो इसमें भी हमारा द्वंद्व समास है। तो धर्माधर्म का मतलब क्या, धर्म और अधर्म। यदि बेटा इसको आपको समास विग्रह करना पड़े, इसका समास विग्रह करेंगे तो आप क्या करेंगे, धर्म और अधर्म। तो आप देख रहे होंगे कि मैं आपको जब समास विग्रह करा रहा हूं तो समास विग्रह कराते समय बेटा आपको यानी
और चिन्ह का इस्तेमाल कर रहा हूं, और शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, योजक चिन्ह का इस्तेमाल कर रहा हूं, तो यहां से आपकी एक बहुत बड़ी पहचान है कि द्वंद्व समास जब आप देखेंगे तो कहीं भी यदि योजक चिन्ह का प्रयोग किया जा रहा है तो वहां कौन सा समास है बेटा, द्वंद्व समास है। और कुछ इसके एक्सेप्शंस निकल के आते हैं, जैसे कि धर्माधर्म हो गया, देवासुर हो गया, हरिहर हो गया, तो यहां पर योजक चिन्ह का इस्तेमाल नहीं होता है। और कुछ इसी प्रकार के और अन्य शब्द भी हैं जहां पर योजक चिन्ह का इस्तेमाल नहीं किया गया, परंतु वहां पर भी कौन सा समास होता है, द्वंद्व समास होता है। तो द्वंद्व समास को पहचान के लिए आपको एक तो योजक चिन्ह देखना है, और दूसरा जब आप इनका समास विग्रह करते हैं तो समास विग्रह करते समय यहां पर आपको क्या करना है, समास विग्रह करते समय और अथवा या से समास विग्रह करना है। आपको या तो और लगाना है या अथवा लगाना है, या आपको क्या करना है बेटा, या लगाना है। तो जैसे कि एक शब्द हो गया बेटा, एक शब्द है भूत प्रेत, इसका यदि समास विग्रह करने को आ जाए तो इसका समास विग्रह क्या आ जाएगा, भूत और यानी प्रेत। तो मैं आपको लगभग 5-7 एग्जाम्पल के माध्यम से समझा चुका हूं। जैसे कि बेटा एक शब्द और है गौरी शंकर, ये सभी मैंने वो लिए हैं जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं, गौरी शंकर। तो गौरी शंकर का यदि समास विग्रह करना है आपको तो बेटा कैसे करेंगे आप, गौरी और शंकर। तो यहां से ये चीजें आपको क्लियर हो गई होगी कि इनके बीच में किसका इस्तेमाल किया जाता है, योजक चिन्ह का इस्तेमाल किया जाता है, और यदि विग्रह करेंगे तो या और अथवा से इनको समास विग्रह किया जाता है। तो मिलेंगे बेटा नेक्स्ट वीडियो में एक नए और समास को लेकर। Subscribe for more content.